Hello, 11th class. In last class, we were doing an empire across three continents. And basically, it was the Roman Empire we were talking about. तो हम रोमन एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो हमने देखा था कि रोमन एम्पायर में कौन कौन मेन पीपल्स थे। बेसिकली वहाँ पे किंग होता था, वो आर्मी होती थी और एक सीनेट होता था। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होना, मतलब रिलेशनशिप होता था। तो जो किंग होता था वो बेसिकली आर्मी पे डिपेंड करता था किसी भी, मतलब उस वक्त रोमन एम्पायर को चलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो ताकत थी काफ़ी मायने रखती थी। अगर आपको किसी से भी वॉर करना है तो आपको आर्मी की ज़रूरत होती थी। और जो सेनेट होता था, बेसिकली जो राजा होता था, किंग होता था, उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती थी जितनी सीनेट के पास होती थी। जैसे कि आज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे हमें कोई भी बिल पास करना होता है तो हमें पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ता है, तो वोटिंग होती है वहाँ पे। तो वैसे ही सेनेट एक सिस्टम था जहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, रिच फैमिलीज के, जो लोग डिसाइड करते थे कि मतलब क्या लॉ कानून बनना चाहिए रोमन एम्पायर के लिए। तो जब वो लोग पास करते थे इसको एज ए लाइक अ बिल, तो उसको मतलब बेसिकली मेन पावर जो सीनेट के पास थी, राजा के हाथ में बस कुछ एक मतलब मेन पावर सीनेट के पास थी। राजा केवल बस दिखाने के लिए होता है, मतलब एक राजा है, उसके अंडर पूरा एम्पायर आता है। तो जो रोमन एम्पायर है वो वहाँ पे, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे एग्जैक्टली डेमोक्रेसी थी। वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब मोनार्की, मतलब सब तरह का मिक्सचर था एक रोमन एम्पायर। वहाँ पे कभी मतलब पूर्ण रूप से कोई भी एक चीज़ थी नहीं। तो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि मतलब जो एक्सटर्नल वॉरफेयर्स वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द 2th century। तो एक्सटर्नल जब तक मतलब ऐसा नहीं होता था कि मतलब एक्सटर्नल वॉरफेयर होती, मतलब बाहर से किसी का रोमन एम्पायर पे हमला होना, जब तक नहीं होते थे जब तक वहाँ अंदर का सिस्टम कमज़ोर ना हो। तो फर्स्ट 2th century तक मतलब जो रोमन एम्पायर था काफ़ी मजबूत था, लेकिन उसके बाद सीनेट और राजा के बीच में काफ़ी मतलब मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब किसी भी देश के अंदर या किसी भी एम्पायर के अंदर जब अंदर के लोग हैं उनके अंदर मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाहर के लोगों के लिए आसान हो जाता है उस पर अटैक करना। तो हम इसके बारे में पढ़ा था हमने बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में, मतलब बेसिकली कि रोमन एम्पायर ऊपर ऊपर से क्या था। ठीक है। तो मच मोर characteristics was the gradual extension of the Roman direct rule. This was accomplished by the absorbing the whole series of dependent kingdom into Roman provincial territory. The Near East was full of such kingdoms, but the early 2nd century, which would lay the west of the uh, Euphrates towards Roman territory, was disappeared, swallowed by the Rome. Incidentally, some of these kingdoms were exceedingly wealthy. For examples, Herod's kingdom yielding the equivalent of a 5.4 million denari per year, equal to the 1,25,000 kilogram of gold. It was denarii was a Roman silver coin contained about 4.5 gram of the pure silver. तो ये बता रहे हैं हमें मतलब कैसे जो रोमन एम्पायर वो एक्सटेंशन मतलब धीरे धीरे कैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो रोमन एम्पायर के पास इतनी आर्मी थी कि उसके लिए जो उसके आसपास के इलाके थे, आसपास के जो छोटे छोटे स्टेट थे या कुछ कोई भी टेरिटरी थी, उसको मतलब रोमन एम्पायर के लिए अपने अंदर मिलाना काफ़ी आसान था, क्योंकि रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी और वहाँ की आर्मी काफ़ी छोटी होती थी। तो उसको हरा के उस पर काबू करना मतलब रोमन एम्पायर के लिए आसान था। तो इस तरीके से रोमन एम्पायर ने धीरे धीरे अपने आप को मतलब बढ़ाया था। The Near East, from the perspective of the somehow believed in the Roman Mediterranean, this referred to all territory east of the Mediterranean, chiefly the Roman province of Syria, Palestine, and the Mesopotamians, and in a larger sense the surrounding territories, for example of the अरेबिया। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब ईस्ट का पार्ट था, टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी का कोई ईस्ट का पार्ट, तो लगभग लगभग सारा रोमन एम्पायर के अंदर आता था। जो बेसिकली आज की डेट में सीरिया है, पैलिस्तान है, अरब है, ये सब इसके अंदर आता था रोमन किंगडम के अंदर। In fact, except for Italy, this was not considered a province in this century. All the territories of the empire were organized into provinces and subject of the taxations.
तो जो भी टेरिटरी होती थी ना, मतलब जो भी रोमन एम्पायर के अंदर टेरिटरी होती थी, सब मतलब एक अलग तरीके से प्रोविंस बना देते थे। उस प्रोविंस मतलब किसी एक व्यक्ति के अंडर होता था, और जो सारा जो एम्पायर था वो एक राजा के अंडर होता था। तो जो हर कोई जो भी प्रोविंस होता था उसको टैक्स देना पड़ता था, जो राजा होता था उसको। At its peaks in the 2nd century, the Roman Empire stretched from Scotland to the border of the Armenia and from the Sahara to the Euphrates and sometimes beyond. जब रोमन एम्पायर पीक पे था, मतलब जब पूरी तरीके से फैल रहा था, तो मतलब ऐसा हो गया था कि जो उसकी जो बाउंड्री तो स्कॉटलैंड के बॉर्डर से लेके अर्मेनिया के बॉर्डर तक हो गई थी, सारा रेगिस्तान से लेके यूफ्रेट्स तक हो गई थी, मतलब इससे भी बड़ी हो गई थी। रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था, मतलब अगर हम पास्ट में देखें तो इससे बड़ा कोई एम्पायर नहीं था। इसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी थी। Given that there was no government in the modern sense to help them to run things, asked, you may well ask, how was it possible for the emperor to cope with the control and the administration of such a vast and diverse set of territories, with a population of some 60 millions in the mid second century? The answer lies in the urbanizations in the empires. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इतना बड़ा एम्पायर था, तो एक राजा अकेले संभालना मतलब बड़ा मुश्किल काम हो जाता है किसी भी इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करना। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि मतलब किस तरह जो रोमन एम्पायर को चलाया जाता था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी अर्बनाइजेशंस ऑफ द एम्पायर। The great urban centers that lined the shores of the Mediterranean, uh, Carthage, Alexandria, एंटियोक और द बिगेस्ट अमंग देम्स, ये कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स के नाम हैं जो सबसे बड़े थे मेडिटेरेनियन में। और द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इम्पेरियल सिस्टम्स, तो मतलब बेडरॉक मतलब बड़ा, मतलब जो बेस कहते हैं, मतलब एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी स्टेट का, तो ये उनमें आते थे। It was through the city the government was able to tax province countryside which generate much of the wealth of the empires. तो ये जो मतलब उन स्टेट्स या उन सिटीज़ के अंदर आते थे, मतलब सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते थे रोमन एम्पायर के लिए। जो कंट्री साइड एरिया थे, मतलब जो हम कह सकते कंट्री साइड, जो समुद्र के किनारे थे जहाँ से ट्रेड करना आसान होता था, तो मतलब इसलिए मतलब उनसे टैक्स भी मतलब जो बहुत ज़्यादा मिलता था। इसकी वजह से ये मतलब रिच सिटीज़, रिच सेंटर्स थे जिनसे मतलब जो रोमन एम्पायर था पैसे कमाता था। वट दिस मीन्स इज दैट द लोकल्स अपर क्लासेस एक्टिवली collaborated with the Roman state in administering their own territory. तो वहाँ पे मतलब वहाँ पर उस एरिया को मैनेज करने के लिए बेसिकली जो वहाँ की किसी भी एरिया की जो बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, जो रोमन एम्पायर था उन दोनों के बीच में कोलेब्रेशन होता था, एक दोनों साथ मिलकर काम करते थे। तो उन बड़ी फैमिलीज़ को उस सिटी का हम कह सकते हैं संभालने के लिए दे दी जाती थी, और वो जो बड़े लोग थे, जो बड़ी फैमिलीज थी, वो बदले में रोमन एम्पायर को टैक्स देते थे। In fact, one of the most interesting aspects of the Roman political history is the dramatic shift in the power between Italy and the provinces. Throughout the 2nd and the 3rd century, it was the provincial upper class who supplied most of the cadre that the government the province and the commanded the armies. They come to form a new elite of administrations and military commanders who became the more powerful and the senatorial classes because they had the बैकिंग ऑफ द एम्परर्स। अगर हम देखें हिस्ट्री के थ्रू आउट, मतलब एक ड्रामेटिकल शिफ्ट होता पावर के बीच में इटली एंड दूसरे प्रोविंसेस के बीच में, क्योंकि ना जब जो अपर क्लास लोग थे ना, मतलब वो चाहते थे कि उनका ही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ रहे, तो उन्होंने ही अपने लोगों को मतलब सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था आर्मीज़ में। और जो मतलब जो स्टेट होते थे उनको गवर्न करने के लिए जो कैडर होते थे उन्होंने अपने लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया था, अपने लोगों को अपॉइंट करवाना स्टार्ट कर दिया था। उसके पीछे मेन वजह ये भी थी कि उन जो एरिस्टोक्रेट फैमिली होती थी, रिच फैमिली होती थी, उनको हमेशा एम्पायर का सपोर्ट होता था कि आप लोग ये काम करो और बस हमें बदले में पैसे चाहिए, टैक्स चाहिए, ताकि हमारा जो रोमन एम्पायर है वो काम करता रहे। और एक जो सीनेट पे जब सीनेट के पास ज़्यादातर पावर होती थी, तो राजा के पास इतनी पावर नहीं होती, तो राजा को अपने हाथ में पावर लेने के लिए एक आसान तरीका भी था पॉलिटिकली। तो मतलब वे उन लोगों को सीनेट में डालते जो उसके पास मतलब खास होते थे, ताकि उसके लिए वो चीज़ें करनी आसान हो जाए। वो जब सीनेट में जब दूसरे लोग होते थे, जब करनी मुश्किलें होती थी, तो इसका एक फ़ायदा ये भी था।
As the new groups merged, the emperors Gallienus consolidate their rise power by excluding senators from the military command. We were told that the Gallienus forbade senators from serving the army or having access in order to prevent control of the empire from falling into their hands. तो कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो मतलब सीनेट से काफ़ी उनकी मतलब मतभेद होता था और वो मतलब काफ़ी उनको नीची नज़र से देखते थे। तो ऐसे ही उनमें से एक था गैलिनियस, जो उसने कंसोलिडेट कर दी थी द राइज द पावर बाय एक्सक्लूडिंग, मतलब उसने सीनियर्स को एक तरह से एक्सक्लूड मतलब हटा ही दिया था फ्रॉम द मिलिट्री कमांड्स। मिलिट्री कमांड्स मतलब मिलिट्री के अंदर मतलब सीनियर की एक कोई भी मतलब वो इन एक तरह से इंटरफेयर नहीं होता था। We were told the Gallienus forbade senators from serving in the army. सेनेटर को कहा गया कि आप आर्मी में सर्व नहीं कर सकते हो, हैविंग एक्सेस टू इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल टू एम्पायर फ्रॉम फेलिंग इन टू देयर हैंड्स। तो उस वक्त ऐसा होता था कि मतलब मिलिट्री के पास जो मिलिट्री में लोग होते थे उनकी मतलब किसी भी रोमन एम्पायर पे अगर वो चाहते कि हमें अपना मिलिट्री को बनाना, मिलिट्री में कोई व्यक्ति निकल के रोमन एम्पायर पर राज करना चाहता है उसके लिए मतलब काफ़ी आसान होता था। उससे पता होता था कि रोमन एम्पायर कैसे बेसिकली काम करता है, तो उसके लिए आसान होता था। तो उन्होंने जो सेनेटर्स के लोग थे उनको मिलिट्री में जाना ही बंद कर दिया ताकि वो अपने पॉलिटिकली मिलिट्री पावर को यूज़ ना कर पाए और वो आगे ना बढ़ पाए। तो इनमें से मतलब इसी वजह से जो लोग थे मतलब जो एम्पायर होते थे इस तरह की टेक्टिक्स यूज़ करते थे ताकि वो लंबे समय तक पावर में बने रहे। To sum up, in the late 1st, 2nd, and early 3rd century, the army and the administration were increasingly drawn from the provinces as citizenship spreads to these regions was no longer confined to Italy. But individuals of the Italy origins continued to dominate the Senate last till the 3rd century, when senators of the provincial originals became a majority. These trends reflected the general decline in the Italian within the empire, both politically and economically, but the rise of the new elites in the wealthier and the more urbanization parts of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. A city in the Roman sense was the urban center, was its own magistrate, city councils, and the territory containing villages. There were understanding its jurisdictions. Thus, one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of the cities and vice versa, usually the mark of the imperial favors. One crucial advantage of the living in the city was simply that it might be better provided for during food shortage and even famines and the countrysides. तो हम देखें तो बट द इंडिविजुअलिटेरियन ओरिजिन कंटिन्यू टू डोमिनेट द सीनेट लास्ट टिल 3rd century। 3rd century के लास्ट तक जो सीनेट में लोग होते थे बेसिकली जो इटली के एरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे उन लोगों का मतलब काफ़ी सीनेट पे दबदबा था, काफ़ी मेच्योरिटी थी। बस धीरे धीरे ये सब बहुत इटली का जो भी डोमिनेट था सेनेट पे, धीरे धीरे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो भी डोमिनेशन था वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता रहा। और जो न्यू हम कह सकते हैं इलीट लोग थे उनका मतलब वो आते रहे। तो उसमें से कुछ लोग थे जो साउथ ऑफ स्पेन से आए थे, कुछ अफ्रीका से आए, कुछ ईस्ट से आए। द सिटी इन द रोमन सेंस वाज अर्बन सेंटर, मतलब जो रोमन एम्पायर में जो सिटी होती थी उनका एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। तो जैसे कि आज अगर हम आज देखें तो किसी भी शहर में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो मतलब उस शहर को कंट्रोल करता है, एसडीएम होता है। तो वैसे भी उस वक्त भी ऐसे मतलब मजिस्ट्रेट होते थे, एक ज्यूरिडिक्शन एरिया होता था, मतलब उस मजिस्ट्रेट के अंदर कितना ज्यूरिडिक्शन एरिया आता है, कौन सी सिटी आती है, मतलब कोई सिटी दूसरी सिटी को इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। बट विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ द सिटी। लेकिन ये 1 सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ द सिटी, मतलब विलेजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज वर। तो मतलब ऐसा था कि मतलब सिटीज़ का मतलब सबका अपना एक अलग से सिस्टम होता था। और जो विलेज होते थे उनका मतलब वो ऐसा नहीं था, मतलब वो किसी के अंडर आते थे बिल्कुल। और विलेजेस को जो हमारा था अपग्रेड किया जा सकता था सिटीज़ के अंदर। Washington was usually a mark of the imperial favors. One crucial advantage of living a city was simply it might better provided. और जो सिटी के अंदर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि मान लो जब कभी फमाइन भूखमरी आ जाती है तो वहाँ पे खाना मिलना आसान हो जाता है। लेकिन गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता था क्योंकि
वहाँ पे मतलब इतनी लोग नहीं होते थे, इतना पैसा नहीं होता था, इकोनॉमिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे कि पीपल एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो इस वजह से जब अगर सिटी में रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें, आपके जो कम्युनिकेशन होती चीज़ों के मतलब कम्युनिकेशन होना मतलब आसान हो जाता था। तो आपको चीज़ें मिलना भी आसान हो जाता था। इस वजह से मान लो कोई भी दिक्कत होती थी तो शहर में आपको हेल्प जल्दी मिल सकती थी, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता था। Public baths were taking features of the Roman urban life. Uh, uh, were one Iranian rulers tried to introduce them into Iran, he encounters the wrath of the Khalid's. Water was a sacred element and usage to the public bathings may have seemed to the discriminations to them, and urban populations also enjoyed a much higher level of the entertainment. For example, fun calendar tells that the spectaculars filled on less than 170 days ऑफ द ईयर। तो सबसे बड़ा एक मतलब एक फीचर और था जो हमारे रोमन एम्पायर का था, वो था पब्लिक बाथ, मतलब जो हम कहते हैं स्विमिंग पूल से एक तरीके से स्ट्राइकिंग फीचर था, मतलब बहुत बड़ा फीचर था अर्बन एम्पायर का। तो उनमें से एक एग्जांपल हमारे पास जो हमें बताते हैं, इसका नाम बेसिकली स्पेक्टेकुलर था। मतलब उसको भरने के लिए कि एक ईयर में 170 डेज ऑफ ईयर्स लगते थे। मतलब इतनी रिच लाइफ हम कह सकते हैं, मतलब इतने लोगों के इतने बड़े बड़े शौक थे उस वक्त। तो एक बड़ा अच्छा फीचर था उस वक्त ये, मतलब हम फीचर तो क्या ही कहेंगे, लेकिन मतलब एक दिखाता है कि मतलब कितना रिचनेस थी रोमन एम्पायर के अंदर, लोगों के अंदर। डॉक्टर्स गैलन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड्स। The famine prevalent for many successive years in many provinces has clearly displayed the man for any understanding the effect of the malnutrition in generating illness. The city dwellers, as they their customs to collect and store enough grain for the whole of the next year immediately after the harvest, carried off all the wheat, bare beans, and lentils left to the peasants, various kinds of the pulse. After taking quite large proportions of these the cities. After consuming what was left in the course of the winter, the countryside had to restore unhealthy foods in the springs and ate twigs and shoots of the trees and bushes and bulbs and the roots of the inedible plants. तो हमें ये क्या बता रहा है? तो ये हमें बता रहा है कि जो फेमाइन प्रिवलेंट फॉर द मैनी सक्सेसिव ईयर्स, द फेमाइन थी मतलब इतनी ज़्यादा आती थी कि रोमन एम्पायर में मतलब काफ़ी मतलब एक सेंचुरी के अंदर दो मतलब 5 से 6 बार फेमाइन मतलब आना एक कॉमन बात थी रोमन एम्पायर के अंदर। तो उसकी वजह से जो मेन न्यूट्रिशन लोगों के अंदर जो न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी होती थी, उसकी वजह से काफ़ी इलनेस होती थी। द सिटी डेवलपर्स एज देयर कस्टम्स टू कलेक्ट एंड स्टोर इनफ grain for the whole next years immediately after the harvest, carried out all the wheat, barley, beans, lentils, and left to the peasants various kind of the pulses. तो जो सिटी डेवलपर्स होते थे वो जब हार्वेस्ट होता था, हार्वेस्टिंग का सीजन होता था, उस वक्त वो काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर लेते थे, ग्रेन्स कलेक्ट कर लेते थे, मतलब आने वाले टाइम के लिए भी, आने वाले ईयर के लिए भी। लेकिन जो पीजेंट होते थे उनके लिए काइंड ऑफ पल्सेज बचती थी आफ्टर टेकिंग द क्वाइट लार्ज प्रोपोर्शंस these two cities. After consuming what was left in the course of the winter, country peoples had to store unhealthy foods. तो मतलब जिन लोगों के पास इतना खाना नहीं होता, इतना खाना स्टोर नहीं कर पाते, जो लोग गरीब थे, तो उनके लिए कुछ खाना तो मतलब ग्रेन्स का यूज़ करते थे। लेकिन जब उनकी ग्रेन्स ख़त्म हो जाती थी, जो कंट्री पीपल्स होते थे मतलब उनको अनहेल्दी खाना यूज़ खाना पड़ता था। एट twigs and shoot of trees, bushes and bulbs of the roots of the inedible plants. तो मतलब उनकी जो डाइट थी मतलब काफ़ी ख़राब हो जाती थी जब उनके पास जो खाना था समाप्त हो जाता था। तो ये में दिखाता है कि उस वक्त जो लोग गरीब थे और अमीर थे उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेज होता था। तो जो अमीर लोग थे उनके लिए रहना आसान होता था रोमन एम्पायर में, जो गरीब थे उनके लिए मुश्किल। ये स्थिति अगर हम आज से भी कंपेयर करें तो आज भी हमारी सोसाइटी है इतनी चेंज नहीं हुई है, मतलब काफ़ी इनक्वालिटीज़ है। तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों के बीच में इनक्वालिटीज़ थी, पैसे को लेके, फूड को लेके। तो ये एक मतलब एक डार्क साइड भी दिखाता है रोमन एम्पायर की। That's all for this class, and in the next class we will do the third century crisis, gender literacy and culture. That's all for this class. Thank you, class.